नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, आप अपने खेतों में वर्ष भर मेहनत करते हैं, किस लिए? कि आपको अपने खेतों से अधिक उत्पादन प्राप्त हो, आपकी आय दुगनी हो। और भाई इसी कार्य में हम भी आपके साथ संलग्न रहना चाहते हैं। अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा भी हमेशा से यही प्रयास रहता है कि आप अपने खेतों से अच्छी फसल पैदावार ले सकें। तो इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज का टॉपिक हमारा जो है वो है सोयाबीन उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है। अगर हम सोयाबीन उत्पादन की उन्नत तकनीक के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आप अपने खेतों से भरपूर पैदावार भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी विषय को लेकर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हमारे विशेष अतिथि, जो कि डॉक्टर अशोक कुमार दीक्षित, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख है ये कृषि विज्ञान केंद्र आगर से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो सोयाबीन उत्पादन के जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या क्या हैं, किसान भाई उन पर किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, बहुत आपने महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। सबसे पहले मैं अपने किसान भाइयों को बहुत बहुत सादर अभिवादन करता हूं, नमस्कार करता हूं। और आज का जो विषय है सोयाबीन की खेती की बात, तो निश्चित रूप से किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है ये फसल है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में इसकी खेती 50 से 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में इसकी खेती होती है, जो एक प्रमुख फसल है। और निश्चित रूप से अगर हम सोयाबीन उत्पादन तकनीक पर पूर्ण रूप से यदि हम जानकारी अपने संकलित करके अपने खेतों में इसका यदि समाहित करेंगे, प्रबंधन सही करेंगे, तो निश्चित ही जो हमारा उत्पादन लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सफल होंगे। तो जहाँ तक हमारा जो सोयाबीन उत्पादन तकनीक की बात है, उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हम खेत की गहरी जुताई कब करें, साथ साथ में मिट्टी परीक्षण के बिंदु को बहुत महत्व स्थान दिया गया है। साथ साथ में बीज उपचार और जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उसका चयन करना, उर्वरक प्रबंधन करना, नीदानाशक का प्रबंधन करना, सही विधियों के द्वारा जो है सही बीज दर के माध्यम से बुआई करना, साथ साथ में जो है अपने खरपतवार नियंत्रण के साथ ही जो हमारा विविध प्रकार के कीटों का प्रकोप होता है, बीमारियों का प्रकोप होता है, उसका सही समय पर सही विधि के माध्यम से यदि प्रबंधन किया जाए तो निश्चित ही किसान भाई जो हमारी सोयाबीन की खेती है उसको सफल बना सकते हैं, उसको अधिक उत्पादन लक्ष्य को आसानी पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी समय चल ही रहा है कि हमारे किसान भाइयों के खेतों में सोयाबीन की खरीफ की बुवाई चल रही है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि किसान भाइयों को अपनाना चाहिए, बीजोपचार। तो बीजोपचार की सही विधि क्या है? बीजोपचार जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कारण ये है कि जब हम बीज को टीकाकरण करते हैं, उसका उपचार करते हैं, जिस प्रकार से हम अपने रोगों के बचाव के लिए अपने बच्चों को टीकाकरण करते हैं, उसी प्रकार से बीजों को यदि हम सही समय पर सही दवा से यदि बीजोपचार करते हैं तो विविध प्रकार के रोगों और बीमारियों से हम अपने सोयाबीन फसल को आसानी पूर्वक बचा सकते हैं। इसके लिए जो हमारा दवाइयां हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, इसमें थायोमिथाक्साम 30 FS करके एक दवाई है, जो कि यदि कहीं पर तना मक्खी का प्रकोप होता है, जो कि प्रायः हमारे किसान भाइयों के खेतों पे देखने में आता है, तो उसमें ये 2 इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये थायोमिथाक्साम 30 FS 10 ml और इसके साथ ही साथ जो है इमिडाक्लोप्रिड नाम की जो दवा आती है उसका 1.25 ml लेकर के प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित निश्चित रूप से करें तो तना मक्खी और जो उसमें है हम काफ़ी हद तक उसको नियंत्रित कर सकते हैं। किसानों के खेतों पर यह प्रायः जो परेशानी देखने में आ रही है, लेकिन जो टीकाकरण की एक जो अनुशंसित विधि है कि सबसे पहले बीज को फफूंदनाशी दवा से हमें उपचारित करना चाहिए। इसके लिए थायरम प्लस कार्बोक्सिल करके एक दवा आती है, जो कि 2.5 से 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के मान से बीज को लेकर के यदि उसको उपचारित करते हैं, या हम जो आजकल जैविक खेती की बात कर रहे हैं तो जैविक दवाएं भी आती हैं, इसमें ट्राइकोडर्मा विरिडी करके एक दवा आती है, उससे भी हम जो है अपने सोयाबीन बीज को उपचारित कर सकते हैं। थायोफिनेट मिथाइल से उपचारित कर सकते हैं 3 ml लेकर के। तो ये दवाएं मार्केट में फफूंदनाशी हैं, उससे उपचारित करना चाहिए। हाँ जी। दूसरी चरण में
हमको जो है कीटनाशक दवाओं से, जो अभी हमने आपके बीच में बताया, थायोमिथाक्जाम और इमिडाक्लोप्रिड, उससे उपचारित करना चाहिए। और तीसरे चरण में जो जैविक खादें हैं, जैसे राइजोबियम कल्चर है, पीएसपी कल्चर है, उसका जो है 8 से 10 ग्राम लेकर के जो है उससे यदि हम बीज को उपचारित करते हैं और छाया में सुखा लेते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे सोयाबीन में जो है बीमारियों से और कीटों से जो है बचाने के लिए, साथ साथ में जो हम जैविक टीकाकरण करते हैं, उससे जो है हम नाइट्रोजन की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं, साथ साथ में फास्फोरस की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। तो बीजोपचार एक महत्वपूर्ण पहलू है और किसानों को निश्चित रूप से इस पे ध्यान देना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये तो हमने एक तरफ बात की, किसान भाइयों को ये समझाया कि बीजोपचार किस प्रकार से करना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमारे किसान भाइयों के पास में गहरी जुताई क्यों करें और मिट्टी परीक्षण कितना आवश्यक है, ये अगर आप समझाएं। क्योंकि एक तरफ जब अभी उनकी बुवाई है तो उससे पहले उन्हें मिट्टी परीक्षण करवाना भी जरूरी है, साथ ही साथ गहरी जुताई का भी बहुत महत्व है, तो उसके बारे में आप बताएं। गहरी जुताई जो है अपने आप में बहुत ही एक बहुत महत्वपूर्ण जो है इसका पहलू है, जो हमारे प्रबंधन का, सोयाबीन की खेती का। यदि हम 3 साल में यदि प्रतिवर्ष नहीं कर पा रहे हैं, कम से कम 3 साल में एक बार गहरी जुताई करते हैं, हाँ, तो निश्चित रूप से जो आजकल हमारे सामने समस्या हो रही है कि हमारी मिट्टी दिन प्रतिदिन कठोर होती जा रही है, तो उसमें पानी का भी जो है इन्फिल्ट्रेशन होगा, नीचे की तरफ जो है पानी का जो है नीचे जाएगा और काफ़ी देर तक उसमें मॉइस्चर जो है बना रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ में जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है गहरी जुताई से, कि हमें कीटों से नियंत्रण करने में भी काफ़ी आसानी होती है। कि जब हम गर्मी में और अप्रैल के महीने में या मार्च में जब हमारा फसल कटता है, उसके बाद तुरंत यदि हम गहरी जुताई कर देते हैं, तो जो कीटों के लार्वा हैं, अंडे हैं, और उसको जो है कुछ तो नीचे की तरफ चले जाते हैं, जो ऊपर की तरफ आते हैं वो धूप में जो है उससे माध्यम से उसको नष्ट हो जाते हैं। और कीटों के नियंत्रण पर भी गहरी जुताई बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके साथ साथ में नीदा नियंत्रण, जो खरपतवार पर किसान भाई जो है अपने खर्च करते हैं, उसको भी कम से कम 70% तक जो है हम खरपतवार अपने खेतों में बचा सकते हैं। क्योंकि खरपतवार एक ऐसा चीज है जो कि हमारे उत्पादन को बहुत हद तक जो है प्रभावित करता है। तो किसान भाइयों से ये हमारा अनुरोध है कि गहरी जुताई बहुत देखने में छोटी चीज है, लेकिन यदि किसान भाई सही समय पर, सही विधि से, सही गहराई तक गहरी जुताई करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें पानी का जो है उसमें काफ़ी दिनों तक मॉइस्चर को कंजर्व कर सकते हैं, उसमें संरक्षित कर सकते हैं, साथ साथ में जो है निदा नियंत्रण कर सकते हैं, कीटों और बीमारियों का भी प्रबंधन कर सकते हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की गहरी जुताई की, आपने समझाया है। किसान भाई अगर ये जानना चाहें कि उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिनसे कि वो अत्यधिक लाभ ले सकते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की जो है उन्नतशील प्रजातियां, बहुत अच्छी अच्छी प्रजातियां जो है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा, राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा, साथ साथ में राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र खंडवा रोड इंदौर द्वारा जो है हमारे मध्य प्रदेश में, जो कि सोयाबीन का एक पूरे भारतवर्ष का एक सबसे बड़ा अनुसंधान केंद्र हैं, इनके द्वारा कई प्रजातियां विकसित की गई हैं। और इसमें जैसे हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की बात करें, तो इसमें जो है आपका जो जेएस नाम की जो वैरायटी है, जेएस जो है 2069 है, जेएस 2098 है, जेएस 2094 है, जेएस 20-116 है और 2173 इस साल एक वैरायटी जो है प्रजाति अभी निकली है। इसी प्रकार से यदि हम राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र से बात करें, तो इस साल जो है 150-152 एनआरसी 150-152 प्रजाति जो है यहाँ से अनुशंसित की गई है, आइडेंटिफाई की गई है, चिन्हित की गई है। और विगत वर्ष 2021 की बात करें तो एनआरसी 138, 130, 142 प्रजाति जो है वहाँ से विकसित की गई है, जो अच्छा उत्पादन हमारे किसानों को खेतों पे दे रही है। राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर द्वारा भी यदि बात करें तो अभी आरबीएस 2011-35 से एक बहुत बढ़िया वैरायटी निकाली गई है, जो कि किसानों के खेतों पे अच्छा उत्पादन दे सकती है। साथ साथ में आरबीएस 18 है, आरबीएस 24 है, ऐसी प्रजातियां जो हैं हमारे बीच में उपलब्ध हैं, जो कि हम, और इसके बाद पुरानी जो प्रजातियां हैं जेएस 95-60 हैं, जेएस 20-34 हैं, ये हमारी प्रजातियां जो है जो हमारे किसानों के खेतों पे अच्छा उत्पादन दे रही हैं। तो ये हमें किसान भाइयों को अपने प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर, कि उनके पास क्या साधन उपलब्ध है, कैसी मिट्टी है, कैसी पानी की व्यवस्था है, और इसके आधार पे जो है हमें अपने प्रजातियों का चयन करना चाहिए। क्योंकि इसमें कुछ मध्यम
अवधि की हैं, कुछ जो है जल्दी पकने वाली अवधि की हैं, कुछ जो है देर से पकने वाली अवधि का है। जैसे अगर हम जल्दी पकने वाली प्रजाति की बात करते हैं तो JS 9560, JS 2034 आती है। इसके बाद मध्यम की बात करते हैं तो उसमें JS 2098 और RBS 18 जो प्रजाति आती है, साथ साथ में जो है NRC 138 आती है। तो ऐसी प्रजातियां जो हैं हमारे बीच में उपलब्ध हैं। विलंब से यदि बात करें तो निश्चित रूप में जो है हमारे JS 20 और ऐसी जो NRC 142 प्रजाति है। और अगर हम जो दूसरी दृष्टि से बात करें, वैज्ञानिकों द्वारा केंद्रित किया गया है कि हमारा सोयाबीन स्टेट होने के बावजूद भी हम उसको अपने भोज्य पदार्थ के रूप में शामिल नहीं करते हैं, तो ऐसी प्रजातियों पर भी जो है फोर्टिफाइड जो है प्रजातियां भी विकसित की गई हैं। जैसे NRC 127 है, NRC 152 है जिसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर नहीं है, साथ साथ में लिपोक्सिजिनेज जो है उसमें नहीं है, जो एक प्रकार की गंध आती है वो गंध जो है नहीं है, साथ साथ में जो डाइजेशन में प्रॉब्लम करती है उसको भी कम किया गया है। तो ऐसी प्रजातियां हमारे वैज्ञानिकों द्वारा काफी विकसित की गई हैं। जी किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाई, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम चर्चा कर रहे हैं कि सोयाबीन उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है। इस विषय को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ जो कि डॉक्टर अशोक कुमार दीक्षित जी। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बात की उन्नत प्रजातियों की। जी। बहुत बार ये देखा गया है कि उर्वरक प्रबंधन भी किसान भाई कभी कभी चूक हो जाती है, तो उर्वरक प्रबंधन क्यों जरूरी है और किस प्रकार से करना चाहिए? निश्चित ही उर्वरक प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारे खेती का, हमारे उत्पादन तकनीक का। लेकिन उसके पहले ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उर्वरक प्रबंधन के साथ साथ में बुआई पद्धति को भी जो है अपने ध्यान में रखें, जो कि हम आगामी कड़ी में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे सामने उर्वरक प्रबंधन की बात की जा रही है, तो हमें आजकल ये भी देखना है कि हम किस प्रकार से उर्वरक प्रबंधन करें कि हमारी जो आर्थिक जो है, जो हमारी लागत मूल्य है, उसको भी हम कम कर सकें। इसको ध्यान में रखते हुए हमें समन्वित उर्वरक प्रबंधन पर जोर देना चाहिए। और समन्वित उर्वरक प्रबंधन से यहाँ पे आशय ये है कि हमें देसी खादों, जैविक खादों और रासायनिक खादों तीनों को समाहित करके यदि हम अपने खेती में देते हैं तो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बनी रहेगी और जो हमारे पौधों की रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसकी पूर्ति भी हो सकती है। और जनरल तौर पे यदि हम बात करें तो सोयाबीन के लिए 25 केजी जो है नाइट्रोजन और 60 केजी जो है फास्फोरस और 40 केजी जो है आपका पोटास और 20 केजी सल्फर और 5 केजी जो है जिंक, ये तत्व रिकमेंडेड किया गया है, अनुशंसित किया गया है। और ये इसके आधार पे यदि उर्वरक का आकलन करते हैं तो 200 केजी जो है यदि नाइट्रोजन से NPK से देते हैं, 12-32-16 से देते हैं, तो 200 केजी लगभग जो है NPK की मात्रा प्रति हेक्टेयर यदि किसान भाई 2.5 एकड़ में डालते हैं
तो निश्चित रूप से एनपीके की जो है मात्रा पूर्ति हो जाती है। साथ साथ में उसको बेंटोनाइट सल्फर से जो हम 22 केजी बेंटोनाइट सल्फर प्रति हेक्टेयर डालते हैं तो सल्फर की मात्रा की पूर्ति हो जाती है, क्योंकि एनपीके में जो सल्फर नहीं होता है, और 25 केजी जो है आपका जिंक सल्फेट 21% वाला डालते हैं, तो तीनों का जो है कॉम्बिनेशन हो जाता है। इसके साथ ही साथ जो है 10 से 15 जो आपका टन है गोबर की खाद जो है हमें किसान भाइयों को अपने खेतों में निश्चित रूप से डालना चाहिए। और इसके साथ साथ में यदि डीएपी देते हैं तो 130 से 140 केजी जो है डीएपी, और साथ साथ में जो है 67 केजी जो है पोटास, और उसके साथ ही जो है हम 22 केजी जो है करीब जो है बेंटोनाइट सल्फर का उपयोग करें तो सल्फर की मात्रा की पूर्ति हो जाती है। और 25 केजी जो है जिंक सल्फेट का यदि डीएपी से देते हैं। यदि हम इंडिविजुअल कंपोनेंट से देते हैं तो करीब जो है 40 से 45 केजी जो है आपका 45 केजी जो है 50 केजी लगभग जो है यूरिया की मात्रा की ज़रूरत होती है। 8 बैग 4 कुंटल जो है सुपर फास्फेट की ज़रूरत होती है। 67 केजी जो है पोटास की ज़रूरत होती है। और साथ साथ में जो है आपकी, चूंकि हम सुपर फास्फेट के में सल्फर को अलग से देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि बेंटोनाइट सल्फर की उपलब्धता नहीं है और हम डीएपी और एनपीके का प्रयोग कर रहे हैं तो जिप्सम से भी हम 200 केजी जिप्सम प्रति हेक्टेयर ये डालते हैं तो खेत में हमारे मुलायमपन आता है और अच्छे ढंग से उर्वरक प्रबंधन होता है। और निश्चित ही उर्वरक प्रबंधन अगर किसान भाई जो है करते हैं अच्छे ढंग से तो अपने फसल का अधिकतम जो है उपज लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने हमें जानकारी दी उर्वरक प्रबंधन की। इसमें आपने बीच में एक जो तत्व है उसका नाम लिया सल्फर, और कहा जाता है कि सोयाबीन उत्पादन में सल्फर का बहुत महत्व है, तो अगर उसके विषय में आप थोड़ी सी जानकारी दें हमारे किसान भाइयों। निश्चित रूप से सल्फर एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है, और जहां हम तिलहनी फसलों की बात करते हैं, जहां पे तेल वाली फसलें, इवन कि यहां तक कि जैसे हम लहसुन और प्याज को भी हमारे उपभोक्ता उपयोग करते हैं और किसान भाई उत्पादन करते हैं, उसमें भी यदि हम बात करें तो वो इसमें भी तेल कंपाउंड होता है। और इस तेल कंपाउंड साथ साथ में सरसों है उसमें तेल कंपाउंड है, और जो सोयाबीन है हमारी जो स्टेट की साथ साथ में देश का एक मुख्य तिलहनी फसल आज के समय में है, जिसमें कि 18 से 20% जो है तेल का जो है मात्रा पाई जाती है, फैट पाया जाता है, और 40% जो है प्रोटीन पाया जाता है। तेल की कंपाउंड को जो है बनाने के लिए जो है सल्फर एक बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड है, जिसका कि एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इसलिए जितनी भी तिलहनी फसलें हैं उसमें सल्फर का जो है उपयोग करना नितांत जरूरी होता है। जी 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 डॉक्टर साहब, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारियां दी, लेकिन कभी कभी छोटे से खरपतवार जो होती है वो पूरी फसल के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाने का कारण करती है। तो खरपतवार को नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, और या क्या पहले से ही कुछ निदान सोचे जा सकते हैं? निश्चित रूप से खरपतवार एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैनेजमेंट प्रबंधन की जो हमारी खेती का महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन उसके पहले मैं एक निश्चित रूप से उस पर खरपतवार प्रबंधन की जहाँ तक बात आती है तो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक कि हम खेत की जो खेत को जो है जो हम अपनी बुआई करते हैं उसमें सही तरीके से जो बुआई करते हैं, बीज दर की मात्रा का जो है आकलन, तो हमें यदि मीडियम दाना है तो सोयाबीन का जो है 60 से 65 केजी पर हेक्टेयर बीज की मात्रा का उपयोग करना चाहिए। यदि जो है बड़ा दाना है तो 70 से 75 केजी बीज प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। यदि बिल्कुल छोटा दाना है तो उसमें 50 से 55 केजी बीज की मात्रा का उपयोग करना चाहिए। और हमें ये ध्यान देना है कि इसका 70% से जर्मिनेशन अंकुरण कम नहीं होना चाहिए। किसान भाई अंकुरण का परीक्षण कर लें, 100 दाने जो है 3 जगह उसको डाल करके उसके अंकुरित जांच कर लें, और उसमें 100 दाने में से देख लें कि कितने दाने उग रहे हैं और उसको डिवाइड कर दें। और इससे यदि 70 दाने हैं तो इसके मान से जो है उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है किसान भाई लाभान्वित होंगे। और जो गहराई है उसको जो है 3 से 4 सेंटीमीटर जो है गहरा जो है हमारे किसान भाइयों को बोना चाहिए, और पौध से पौध की दूरी जो है कम से कम जो है 5 से 5 सेंटीमीटर के आसपास रखना चाहिए। और आजकल बुआई की जो नई पद्धति है, जो ब्रॉड बेड फरो और रेज्ड बेड फरो से यदि बुआई करते हैं तो उसमें मास्टर कंजर्वेशन भी होता है। ये बुआई की पद्धति है। और उसके साथ साथ में जब हम निदानाशक की दवाई की बात करते हैं, खरपतवार नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, और उसके लिए जो है खेत की बुआई से पहले
पेंडामिथिलिन नाम की जो दवाई आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। 2.5 से 3 लीटर जो है किसान भाई उसको उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाई जो है खड़ी फसल प्री इमरजेंसी की यदि बात करते हैं, बुआई कर देते हैं और 2-4 दिन के अंदर डालना है तो डाइक्लोसोलम करके एक दवाई आती है उसका उपयोग कर सकते हैं। सल्फेंट्राजोल जो है 750 ml का उपयोग कर सकते हैं। डाइक्लोसोलम जो है 26 ग्राम प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से खड़ी जो फसल में है उसमें जो है आपका इमिजाथाइपर जो है 1 लीटर के मान से उपयोग करना चाहिए और इसके साथ क्विजालोफापिथाइल जो है 800 ml जो है प्रति हेक्टेयर के मान से उपयोग करना चाहिए। लेकिन हमें जो खरपतवार किस प्रकार का है उसके मान से, यदि चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती दोनों प्रकार के खरपतवार हैं तो क्विजालोफापिथाइल के साथ क्लोरोम्यूरान इथाइल 36 ग्राम को यदि मिला देंगे तो निश्चित रूप से खरपतवार का नियंत्रण होगा। और साथ ही साथ जो है ये भी हमको ध्यान रखना है कि एक ही दवाओं का हर साल उपयोग नहीं करना चाहिए। तो यदि हम सही समय पे खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो जो हमारे उर्वरकों का जो अधिशोषण है वो खरपतवार द्वारा नहीं हो सकेगा और अच्छे ढंग से जो हमारा पौधों का नरिशमेंट होगा, पोषण होगा और उसकी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट होगा और किसान भाइयों को अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और इसके साथ ही जो है जब किसान भाई हमारी जो है बुआई हो जाती है और उसमें हमें जो है समय समय पर जो है कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करते रहना चाहिए। जैसे प्राइमरी में जो है ब्लू बीटल आता है उसके लिए क्लोरोपाइरिफास क्विनालफास का उपयोग कर सकते हैं और उसके साथ ही जो है सेमीलूपर का प्रयोग, सेमीलूपर आता है दूसरे स्टेज में जिसमें क्लोरइंटिनिलीप्रोल करके एक दवाई आती है 150 ml पर हेक्टेयर के मान से यदि उसका उपयोग करेंगे। इंडोक्साकार्प नाम की दवाई आती है उसको जो है 350 ml के मान से उपयोग करेंगे। और मार्केट में जो है कई प्रकार की जो मिक्सर भी आते हैं, बीटा साइफ्लोथ्रीन प्लस इमिडाक्लोप्रिड का मिक्सचर आता है उसमें तना मक्खी के लिए उपयोग कर सकते हैं, गड्डल बीटल के लिए थायोक्लोप्रिड का उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ में समन्वित कीट नियंत्रण की भी बात कर सकते हैं और उसमें जो है फेरोमोन ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं, लाइट का उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार धन्यवाद। किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा, आइए अब देखते हैं खबरें खेती। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मूंगफली की उन्नत खेती, बाजरा की उन्नत किस्में, अरबी की खेती, भैंस की भदावरी नस्ल और खूंटीदार मचाई यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। मूंगफली का अच्छा उत्पादन लेने के लिए तैयार खेत में आखिरी बखरनी के समय ही 20 से 25 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग अवश्य ही करें, क्योंकि यह फसल जमीन के अंदर लगती है। इसलिए जमीन जितनी ढीली और भुरभुरी होगी उतनी ही ज्यादा तंतु जमीन पर आएंगे। मूंगफली बोनी का सही समय वर्षा प्रारंभ होने के साथ शुरू हो जाता है। मूंगफली की बुवाई उचित समय पर दुफल या त्रिफल में इस प्रकार करें कि मिट्टी में उर्वरक बीज से पहले लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई पर पड़ें, जिससे अंकुरण होने पर जड़ों को पोषक तत्व सही समय पर मिल सके। मूंगफली की बुवाई के समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बुवाई से पूर्व मूंगफली के उन्नत किस्म के बीज को फसल अवस्था में बीमारियों से बचाने के लिए व अच्छे अंकुरण के लिए फफूंदनाशक दवा से बीजोपचारित करें। इसके लिए बीज बोने से पहले 3 ग्राम थायरम या 2 ग्राम बाविस्टीन दवा प्रति किलोग्राम बीज के मान से उपचारित करें। बाजरा कम अवधि वाली फसल है। बाजरा आमतौर पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाया जाता है क्योंकि ये सूखे की दशा को सहन करने की अधिक क्षमता होती है। बाजरे की उन्नत किस्मों में ICMH 356, जवाहर बाजरा हाइब्रिड 1, जवाहर बाजरा हाइब्रिड 2, जवाहर बाजरा हाइब्रिड 3 व राज 171 मध्य प्रदेश के लिए अनुशंसित व उन्नत किस्में हैं। बाजरे की बुवाई बीज उपचार के बाद ही करनी चाहिए, जिससे बीज को रोगग्रस्त होने से बचाया जा सके। बाजरे का बीज 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बोएं व प्रति हेक्टेयर पौधे की संख्या 1,50,000 से 1,80,000 रखें। बीज की बुवाई 2 सेंटीमीटर की गहराई पर कतारों से कतारों की दूरी 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। उर्वरक प्रबंधन के लिए सामान्यतः 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के मान से प्रयोग करना चाहिए। शंकर बाजरे की अच्छी पैदावार के लिए प्रति हेक्टेयर 80 से 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश डालने से अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है।
अरबी, अदरक, जिमीकंद ये ऐसी फसलें हैं जो बरसात के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। इसके लिए अच्छे जल निथार वाली गहरी काली मिट्टी उपयुक्त होती है। अरबी की बुवाई वर्षा प्रारंभ होने के साथ ही जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के मध्य तक कर देनी चाहिए। अरबी की बुवाई के लिए कंद से कंद की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर रखना चाहिए। ध्यान रहे, बुवाई के समय भूमि में पर्याप्त नमी होना जरूरी है। बुवाई के समय खेत में 150 से 200 क्विंटल गोबर की खाद, 217 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 167 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना चाहिए। अरबी की मुख्य किस्मों में S3, S11, वाम 1-2, ज्ञानो 12, 22, 36, C9, 149 व 266 और गोराए, काशी बुग्गा, कुबेर और कोवलेयर उन्नत किस्म की प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त नरेंद्र अरबी एक भी अच्छे उत्पादन वाली उन्नत किस्म मानी जाती है। पशुपालक अगर अच्छी नस्ल की भैंसें रखकर दूध उत्पादन करते हैं तो अधिक मुनाफा मिलता है। भदावरी नस्ल की भैंस इसके लिए बहुत उपयुक्त है, जिसके दूध में सबसे ज़्यादा घी होता है, यानी सबसे ज़्यादा फैट होता है। इसका औसत दूध उत्पादन प्रति ब्यात 1100 किलोग्राम है। इसके दूध में फैट माने बसा की मात्रा 13% तक होती है। इस नस्ल का माथा उभरा हुआ, गादी छोटी और दूध शिराएं पूर्ण विकसित होती हैं। भैंसों का पिछला हिस्सा भारी, माथा छोटा होता है। भदावरी भैंस का रंग तांबे जैसा, सींग चपटे, गर्दन पतली होती है। इस नस्ल का मूल स्थान आगरा जिला है। यह नस्ल घी उत्पादन के लिए उपयोगी होती है। पशुपालन से जुड़ी किसी भी समस्या के समाधान के लिए फ़ोन 534351 पर संपर्क करें। धान की खेती में सहायक खूंटीदार मचाई यंत्र धान उत्पादक किसानों में बहुत लोकप्रिय है। यह बैल अथवा ट्रैक्टर से चलने वाला उपकरण है, जिससे खेत में मिट्टी के ढेलों को तोड़कर धान की रोपाई के लिए मचाई कर समतल एवं उपयुक्त बनाता है। इसे केज व्हील के साथ लगाकर चलाने से और अधिक मचाई उपयुक्त बनाया जा सकता है। इस उपकरण पर धान की रोपाई के लिए समतल खेत बनाने के काम आता है। इस यंत्र को बैलों द्वारा भी चलाया जा सकता है। इसकी कार्य क्षमता 0.40 हेक्टेयर प्रति घंटा होती है। शीघ्र एवं अधिक क्षेत्रफल में रोपाई के लिए खेत तैयार करने हेतु ट्रैक्टर चलित मचाई यंत्र का प्रयोग भी किया जाता है। तो किसान भाइयों, कृषि समाचारों में फिलहाल इतना ही। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। किसान भाइयों, आज के अंक में हमने जानकारी प्राप्त की कि सोयाबीन उत्पादन की उन्नत तकनीक क्या है। निश्चित तौर पर आज के अंक के माध्यम से जो कुछ भी हमने आपको बताया है, आने वाले दिनों में आपके लिए वो कारगर सिद्ध होगा। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारा आज का ये अंक देखना भूल गए हैं तो आज रात को 11 बजे और कल सुबह 7:30 पर पुनः प्रसारण आप देख सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।